समाज के हाथ में है और ये पुरुष प्रधान समाज सोचता है कि कहीं ये चाबी हमारे हाथ से खिसक ना जाए, पर हम अपने हकों के लिए अडिग हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी सुहासिनी अली जी को, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। कविता जी और इस मंच पर उपस्थित मेरी तमाम बहनों, तमाम भाइयों और तमाम राजनीतिक दल और संगठनों के यहाँ उपस्थित तमाम प्रतिनिधि, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि कविता जी ने हम लोगों का एक बहुत पुराना सवाल, एक बहुत पुरानी लड़ाई को एक बार फिर से नया जीवन देने का यहाँ पर प्रयास किया है। आप सब जानते हैं कि 1996 में जब ये महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल तैयार किया गया था, तो गीता मुखर्जी जो सीपीआई की थी, वो उस कमेटी की अध्यक्ष थी और पार्लियामेंट की तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को स्वीकार किया कि इस बिल को हम पास करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत जबरदस्त बात डाली थी जो दुनिया में कहीं भी तुरंत लोगों को नहीं मिली, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार दिया। तो वोट देने का अधिकार तो हमको मिल गया, लेकिन वोट लेने का अधिकार हमको आज तक नहीं मिला है। हम वोट दे सकते हैं लेकिन वोट मांग नहीं सकते हैं। आज भी जिस देश के संविधान में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, उस देश में आज भी विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे कम है, सबसे ज्यादा दयनीय है। और जिन दलों ने ये कहा था कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, उन्होंने बारी बारी प्रस्ताव का समर्थन तो छोड़ दीजिए, हमारा ये विधेयक, हमारा ये आरक्षण बिल बहस के लिए भी लोकसभा में नहीं आ सका। और लोग हमको समझाते रहे कि बहस हो जाएगी तो बिल पास नहीं होगा। अरे भाई, बहस नहीं भी हुई तो भी हमारा बिल पास नहीं हुआ। ये पुरुष प्रधानता की जो ताकत है और पुरुष प्रधानता की जो नीयत है, उसको हमें बताता है कि इस देश के अंदर आज भी तमाम राजनीतिक दलों पर यह विचारधारा हावी है और वो इस बिल को पास होने नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ हमको हर दल के अंदर भी लड़ना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि कम्युनिस्ट दलों ने हमेशा जब भी इस बिल पर वोटिंग होनी थी तो व्हिप जारी किया, सचेतक जारी किया और अपने सारे सदस्यों से कहा कि आपको इस बिल के लिए वोट देना पड़ेगा। लेकिन आज भाई और बहनों, केवल इस बिल के बारे में नहीं बात करना चाहती हूं मैं। जो हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आज वहां महिलाओं की क्या हालत है, बीजेपी की सरकार किस तरह से महिलाओं के अधिकारों का तो हनन हो रहा है, बल्कि आज महिलाएं न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं भाजपा शासित प्रांतों में। आपने सुना होगा हाथरस का मामला, एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। हमारे देश में कहा गया है, हमने कानून लड़ करके पारित किया है कि अगर कोई महिला मरने से पहले बयान देती है तो वो बयान कोर्ट को मानना ही पड़ेगा और उसके आधार पर न्याय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मरने वाली दलित महिला का बयान नहीं माना गया और आज से 6 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। क्या है फैसला? बलात्कार हुआ नहीं, पीड़िता झूठ बोल रही थी, उसके परिवार के लोग झूठ बोल रहे थे और उस जज ने 3 आरोपियों को छुट्टा छोड़ दिया है और एक आरोपी के बारे में कहा है, हाँ मर तो वो गई लेकिन इसने इरादतन हत्या नहीं की, इसलिए 302 नहीं 304 में इसके ऊपर मुकदमा चला है और ये दोषी पाया गया है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे अधिकारों का हनन तो हो रहा है, लेकिन अब न्याय मांगना भी हमारे लिए बिल्कुल निषेध हो रहा है। आप हरियाणा में देखिए क्या हो रहा है। एक हरियाणा का मंत्री जिसके ऊपर एक महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है,
खट्टर कहता है नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि न्याय पाना है तो इनको हटाना पड़ेगा, खट्टर को भी हटाना पड़ेगा और खट्टर के बाप को भी हटाना पड़ेगा। ये योगी मोदी सबको हटाना पड़ेगा, वरना महिलाओं को न्याय इस देश में मिलने वाला नहीं है। आज ये मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं, आज हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, वोटिंग की बात कर रहे हैं, और ये क्या सोच रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को समाप्त करके, खत्म करके उसकी जगह मनुस्मृति के आधार पर कानून बनाना चाहते हैं। इसको भूलिए मत। आप याद कीजिए कि 15 अगस्त को 75 साल की आजादी को मनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले पर खड़े होकर के बोले महिलाओं का सम्मान तो करना होगा, तो गुजरात में उनकी सरकार क्या कर रही थी? बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ हत्या और सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 सजा याफ्ता लोगों को उसी समय, उसी क्षण गुजरात की सरकार ने छोड़ दिया, जिस क्षण प्रधानमंत्री देश को उपदेश दे रहे थे कि अब महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। क्यों उनको छोड़ा गया? क्यों इसको स्वीकार कर लिया? क्योंकि अब मनुस्मृति का कानून लागू होना शुरू हो गया है। आरोपी का धर्म क्या है, आरोपी की जात क्या है, पीड़ित पक्ष की जात क्या है, पीड़ित पक्ष का धर्म क्या है, उसके आधार पर अब न्याय देने का काम हमारे देश में शुरू हो जाएगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कहना चाहती हूं, यहाँ अंबेडकरवादी भी हैं, यहाँ हम महिलाएं भी हैं जो आज भी डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद देते हैं कि हमको तमाम अधिकारों से उन्होंने लैस किया। लेकिन आज संविधान को समाप्त करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। संविधान को समाप्त करके, खारिज करके मनुस्मृति को लागू करने वाली सरकार बैठी है। अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले सारी महिलाओं का अधिकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 75%, 80% पुरुषों के भी अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। इसलिए सबके लिए इस साजिश से लड़ना जरूरी है। कविता जी ने सबको एक मंच पर बुलाया है, इस मंच को मजबूत करने की जरूरत है। आरक्षण भी हम लेंगे, अपना अधिकार भी लेंगे, और इन मनुवादियों का तख्ता पलट करके भी हम दिखाएंगे कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, मनुस्मृति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने एक एक शब्द सही कहा, पर ये सत्ता है। हम जो अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं, वो अधिकार हमें बहुत संघर्ष के बाद मिलेगा। ये सत्ता उन लोगों को हमसे साझी करनी पड़ेगी, और जो जिस मुहिम का आगाज आज इस मंच से कविता जी ने किया है, उसके सहयोग के लिए हम सब उनके साथ रहेंगे और लोगों को जोड़कर इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना होगा। इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ पूजा कौशिक जी को।